Hello friends and welcome to Philoform. My name is Needu Chaudhary, your UGC NET पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग जो भी टॉपिक हैं उसके वाइज जो भी क्वेश्चंस MCQ PYQ बनते हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाए और सभी को मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर जो है 51 है। हमने 50 तक की जितनी भी क्लासेस हमसे हो पाती थी हमने कर ली हैं और अब 51 वाला क्लास है जो रिसर्च एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें आपको MCQ PYQ सॉल्व करने हैं। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एंड प्लीज़ बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन चाहिए मुझे आज, बिल्कुल प्लीज़ अपना बिहेवियर अपना जो भी है वो सीखो, ठीक है। क्योंकि जो भी सर है ना वो भी मुझे यही बोलते हैं कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा फैमिलियर बन गए हो, तो उस वजह से हमें ये नहीं करना है। बट हमें क्या करना है, जब क्लास चलते है क्लास करो। जब हम लोग ऐसे पूछे कि अगर आपको कोई डाउट है, तब आपका कोई भी डाउट है तो हमसे बोल देना, ठीक है। एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से फटफट ज्वाइन हो जाओ। हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हमारी जो भी क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। Yes, very good morning, very very good morning all of you, good morning, good morning. Yes, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। Yes, आप सबको पता ही है हम लोग जो भी हमारा क्लास है उसको लिंक आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो भी है लिंक है, जो भी अपडेट है, कुछ भी है आपको कहीं और देखने की नीड नहीं रहेगी, यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि ये जो हमारा इंस्टाग्राम है हमारे फिलोफॉर्म का, तो उसको भी अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये सर्च करके उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट तो मिल ही सकता है ना। ओके ओके, देन क्लास का न्यू टाइमिंग की बात कर ले तो हमारी जो क्लासेस हैं वो 9 बजे होती है MCQ PYQ की, फिर उसके बाद 11 बजे होती है उषा मैम की जो कराती है थियरी। थियरी बहुत इम्पोर्टेंट है, थियरी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगर आप समझ जाओगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी MCQ सॉल्व करने में, है ना। तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 यूनिट हो गए हैं और अभी उषा मैम जो है वो लीव पर हैं, तो सर उनकी क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। फिर सर की क्लास होती है चंद्रशेखर सर की, वो लेते हैं मैथ DI, तो वो भी काफ़ी बार स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम्स होती है तो वो भी अपनी जो भी क्लासेस है वो करा सकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस होने वाली हैं। फिर होती है जीतू भैया की, आपके जो भी जीतू भैया है ना उनकी क्लास है, उसमें आपको ICT की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट से इंट्रो करा देती हूँ। और ये लीडरशिप थी परसों की, नीतू यादव जो हैं वो फर्स्ट रैंक पर थी, हमारी टॉप किया है। फिर जितेंद्र हैं, फिर गुणप्रिया हैं, फिर पुनीत हैं और उसके बाद अर्चना है, ओके ऑल ऑफ यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सभी लोग को ज्वाइन करना है। आपको भी मैं बता दूं कि जो हमारी क्वीज होती है वो 5 बजे होती है, ऑल द बेस्ट सभी को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड बूथ पेपर के लिए आपको यहाँ पे क्वीज मिलेंगी, डेली मिलेंगी, ठीक है। तो सबको ज्वाइन करनी है, ओके ओके। देन गिव अवे भी है हमारा 17-18 यानी 18 दिसंबर को है भाई, 18 दिसंबर को गिव अवे रखा है। इसमें आपको फ्री में ईयरफोन जीतने का मौका मिल सकता है। तो 7 बजे से हमारा गिव अवे 18 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी को ज्वाइन करना है, ओके। तो प्लीज फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और कल की बेस्ट कमेंट की बात करें तो किसने किसने कमेंट किया था, तो वेरी गुड, काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया है। रोशनी थैंक यू सो मच, चारू बाजपेयी थैंक यू सो मच, आरती, प्रियंका, फिर हैं जसवंत जसवीर थैंक यू सो मच, फरहीन, मीनू,
फिर यूज़र आईडी है, फिर प्रीति एंड आयुषी। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आरती, प्रियंका, ओके, किरण, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप अप्रिशिएट होते हो और मैं भी अप्रिशिएट होती, क्योंकि आपका जो भी फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग कोई ना कोई बातें किया भी ना, आज हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्लास को। ठीक है, और बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस चाहिए। बीच में मुझे कोई आंसर नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा, मैं किसी का आंसर नहीं दूंगी। ओके, गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ बच्चों, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यस, ओके देन रेडी हो तो एक बार थंब सेंड कर दो, एक बार थंब और यस इन द कमेंट बॉक्स। Yes in the comment box. Yes, very good. देवियों और सज्जनों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पेश किया गया है, तो अच्छे से रीड आउट करो, क्वेश्चंस को आराम से समझो। कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस में टाइम चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट बीच में कोई भी बातें नहीं करेगा। ठीक है, यस, आराम से पढ़ो बच्चों, आराम से पढ़ो क्वेश्चंस को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस में, आपको टाइम मिल ही रहा है। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी गलत भी गए हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। क्या होगा? सी पार्ट। यस, कैसे होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? नहीं है, पहले तो क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है। जो क्वेश्चंस में पूछा है वो क्या है? पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव को चूज करना है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई, आप बताओ मुझे, क्या पूछा है? महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, यानी क्वेश्चंस बिल्कुल नेगेटिव में गया। तो नहीं है यानी जो बाकी के तीन हैं वो सही है। तो कौन कौन सही है? तो वास्तविक सेटिंग डेटा का प्रत्यक्ष स्रोत सही है, डेटा शब्दों या चित्रों के रूप लेता है वो भी सही है, और शोधकर्ता घटना से संबंधित वर्तमान या अतीत की स्थितियों से विसर्जित हो जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा विशेषता में नहीं होगा? तो ये नहीं होगा कि मापा सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की मांग करना, ये गलत होगा, है ना। इस वजह से सी इज राइट आंसर। मैम कैसे होगा? सी क्यों होगा? तो सी ऐसे होगा कि मापा सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की मांग करना। तो गुणात्मक शोधकर्ता जो है वो अपनी प्रतिकृति सेटिंग में गहराई से अध्ययन करते हैं और लोगों को उनकी सामाजिक वास्तविकताओं को समझने और सामाजिक दुनिया के भीतर जो कार्य है उसको करने के लिए जो तरीके हैं वो संदर्भ में घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविक सेटिंग जो है वो उनके डेटा का प्रत्यक्ष स्रोत है जो शब्दों या चित्रों के रूप से हो सकती है। इसलिए सी जो है वो गलत है, तो सी इज राइट आंसर। यहाँ पे गलत जो है उसको फाइंड करना था, तो जिसने भी सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा।
वेरी गुड। और प्लीज पूरी पूरी ईमानदारी से यहाँ पे आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं करो मतलब कि आप यहाँ पे गलती करोगे या फिर यहाँ पे कुछ भी करोगे, यहाँ पे आप सीखने आ रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो कि आपने ABC में से जो सही नहीं है वो दिया हुआ है, फिर भी +2 कर रहे हो, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, है ना। यस, तो C इज राइट आंसर। जिन्होंने C दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, और हिंदी वाले ही हैं, हिंदी पहले देखो फिर इंग्लिश में शो कराती हूँ, अच्छे से देखना। सेट 1 सेट 2 दोनों दिए हैं, तो उसको मैच करना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा वो अच्छे से बताना, ठीक है। क्या होगा? ओके, देन इंग्लिश वाले आराम से इंग्लिश में भी देख लो बच्चों, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में देख सकते हो। प्लीज अभी कोई बीच में कोई भी बात मुझसे नहीं पूछेगा, प्लीज। अब सबको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसका इफेक्ट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उस पर पड़ता है, तो प्लीज समझ जाओ। एंड ऑफ क्लास जो भी बातें हैं वो करो, ठीक है, आराम से करो, बट अभी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो भाई। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी पार्ट। बी में क्या है भाई? बी में क्या है? तो जो ए है उसमें होगा 3, फिर जो बी है उसमें होगा 4, फिर जो सी है उसमें होगा 2, फिर डी है, डी में क्या होगा? डी में 1 होगा। कैसे होगा मैम, क्यों होगा? तो ऐसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्रायोगिक विधि में 3rd नंबर है, ओके, 3rd नंबर है। 3rd नंबर में क्या है? मान्यता प्राप्त परीक्षा। प्रायोगिक विधि में क्या होगा? हम लोग उस पर जो एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ऐसे ही तो हम लोग नहीं बता देंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल है ना। ये जो मेथड है वो किस टाइप की है वो हम लोग ऐसे तो नहीं बताएंगे ना। उस पर क्या करेंगे हम लोग? एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग उसको प्रूवन करेंगे कि वो प्रायोगिक विधि है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रायोगिक विधि जो है वो मान्यता प्राप्त परीक्षा होगी। उसके बाद जो कार्यात्तर जो विधि है उसमें क्या होगा? 4th नंबर होगा ना, तो उसमें होगा विशिष्ट विशेषता परीक्षण। कार्यात्तर विधि में क्या होगा? विशिष्ट विशेषता परीक्षण। उसके बाद वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि जो है उसमें क्या होगा? उसमें होगा प्रश्नावली, है ना, ये उसमें होगा प्रश्नावली। उसके बाद ऐतिहासिक विधि जो है, ऐतिहासिक में क्या होगा? प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उपयोग करना, ये होगा ऐतिहासिक विधि का, ठीक है। उस वजह से जो बी है ना वो अपने आप को +2 करेंगे, बी सही होगा, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनुसंधान विधियां और डेटा संग्रह उपकरण मेल खाते हैं किसके, तो नीचे गए, नीचे कौन दिया है, तो प्रायोगिक विधि में क्या दिया है, मानवीकृत परीक्षण दिया हुआ है, वो कौन करता है, मानव करते हैं, है ना। फिर कार्योत्तर विधि में क्या दिया है, विशिष्ट विशिष्ट परीक्षण दिया है। फिर वर्णनात्मक में क्या, प्रश्नावली दी हुई है, और प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक विधि है। इस वजह से बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, वेरी गुड। ओके, देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन आराम से रीड आउट करो, पहले तो क्वेश्चंस को समझो, और 2017 में ये क्वेश्चंस आ चुका है तो उसको भी देखना। Yes. What is the right answer? The answer is C part. Ex post facto method is right answer. यानी कार्योत्तर जो विधि है वो सही होगा। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रमुखता पर खाने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए शोध की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वही होगा सही आंसर। केस स्टडी नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, फिर सर्वेक्षण भी नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि कार्योत्तर यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो सही होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। और उसके बाद थोड़ा डीप में अगर जाना है तो यहाँ पे मैं लाई हूँ, थोड़ा डीप में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कार्योत्तर एक अर्ध प्रायोगिक अध्ययन है जो जिसमें थोड़ा प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल होता है, थोड़ा नहीं भी होता है, ठीक है, इसलिए उसको अर्ध प्रायोगिक बोलते हैं। तो वो अध्ययन है और जो जांच करता है कि प्रतिभागियों में अध्ययन से पहले मौजूद एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर को कैसे प्रभावित करता है। वो क्या अध्ययन करता है कि जो मौजूद स्वतंत्र चर जो है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, वो आश्रित चर यानी जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो उसको कैसे प्रभावित करता है, वो उसको जांच करता है, ठीक है। पहले तो वो उस पर अध्ययन करता है। फिर जो एक जो प्रायोगिक अध्ययन है वो जहाँ प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या होगा? केस स्टडी में एक गुणात्मक होगा और विस्तृत अध्ययन को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या एक के उद्देश्य और व्यक्तिपरक डेटा दोनों को जोड़ता है। व्यक्तियों का छोटा समूह केस स्टडी रिसर्च गहन समझ हासिल करने के लिए किसी घटना के अन्वेषण और विवरण पर संकीर्ण रूप से केंद्रित है ना। सर्वेक्षण में क्या होगा? सर्वेक्षण में एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग रुचि के विभिन्न विषयों पर जानकारी और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना
होता है। उसके उत्तरदाताओं के पूर्व निर्धारित समूह से डेटा एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण के लिए विभिन्न उद्देश्य होते हैं और चुने गए कार्य प्रणाली और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आधार पर कई तरीकों से किए जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा, प्रायोगिक अनुसंधान में, प्रायोगिक अनुसंधान में एक चर का हेरफेर, मैनिपुलेशंस और नियंत्रित वातावरण में आश्रित चर के व्यवहार का अवलोकन करना शामिल है। एक प्रायोगिक अध्ययन को कभी कभी यह निर्धारित करने के लिए दोहराया जाता है कि क्या मूल अध्ययन के मूल निष्कर्ष अन्य प्रतिभागियों और स्थितियों पर लागू किया जा सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ का अर्थ विश्वकोश, शब्दकोश आदि जैसे संदर्भ ग्रंथ को एकत्रित करना है और जो अनुसंधान है उसको किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट प्रश्नों से उत्तर प्रदान करेगा। ठीक है, तो उस वजह से जो कार्य पर जो है वो अर्ध प्रायोगिक है, उसका अध्ययन जो है वो अर्ध प्रायोगिक है, इस वजह से वो सी यानी एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड है वो सही होगा। ओके, तो सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा और 4th नंबर को देखो, अच्छे से रीड आउट करो। हिंदी वाले हिंदी में पहले देख लो, इंग्लिश का मैं शो कराती हूँ, ठीक है। और प्लीज सभी लोग क्वेश्चंस पर फोकस करो, आपस में बातें मत करो, ठीक है। बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, सो प्लीज try to understand and please focus. Yes. इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी आराम से रीड आउट कर लो। इंटरव्यूज एंड मीनिंग दोनों को आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। आराम से फॉलोइंग करो। यस, ए इज राइट आंसर। कैसे होगा, ए ए ए ए ए में होगा 4, बी में होगा 1, सी में होगा 2 एंड डी में होगा 3। ओके, कैसे होगा तो आपको थोड़ा समझा देती हूँ। यस, संचित साक्षात्कार जो है उसमें होगा पूर्व निर्धारित प्रश्न, असंरचित साक्षात्कार उत्तर दिया वो होगा अधिक लचीलापन दृष्टिकोण। उसके बाद केंद्रित साक्षात्कार जो है उस पर होगा प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नैदानिक साक्षात्कार, तो उस पर क्या होगा, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। तो ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। मैम कैसे, ऐसा आपने बता तो दिया बट कैसे होगा, तो संरचित साक्षात्कार जो है वो पूर्व निर्धारित प्रश्न, असंरचित साक्षात्कार जो है वो अधिक लचीला दृष्टिकोण, केंद्रित साक्षात्कार जो है वो उत्तर देने जाने वाले प्रश्न पर ध्यान देना, और नैदानिक जो है साक्षात्कार वो है व्यक्तिगत जीवन का अनुभव।
एक संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार या शोधकर्ता प्रशासित सर्वेक्षण एक निर्धारित मात्रा में मानकीकृत प्रश्नों को उसी क्रम में पूछने की एक मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति है जो आमतौर पर सर्वेक्षण अनुसंधान में नियोजित होती है। एक असंरचित या गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार इसके विपरीत होता है, जिसमें विभिन्न खुले अंत वाले प्रश्नों की एक लचीली विविधता पूछी जाती है। उसके बाद जो केंद्रित है वो क्या है, तो केंद्रित जो है वो अर्ध संचरित है, साक्षात्कार जो है केंद्रित वो अर्ध संरचित है और एक प्रतिवादी को किसी विशेष विषय पर वर्जनाओं, समस्याओं, प्रदर्शनों आदि से संबंधित एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपनी राय देने की अनुमति देता है। उसके बाद नैदानिक जो है वो साक्षात्कार सुधारात्मक चिकित्सा शुरू करने के लिए मानव मन की चेतना या अचेतन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए विभिन्न बीमारियों का सटीक निदान करने के लिए व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। इस वजह से ए इज राइट आंसर। मैंने तो ठीक है, बट मैम ने आपको ये थियरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया होगा, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर बहुत बता दिया कि इसमें ये है, इसमें ये है, इस वजह से ये सही होगा। तो जिसने ए आंसर दिया हुआ है ना, वो अपने आप को +2 करेगा। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखो आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है? जून 2019। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है? प्रश्न जो है, क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव उसका जो भी है स्टेटमेंट वो देखो। तो सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से बचा जाता है, ए इज राइट आंसर। पूर्ववर्ती श्रेणी की सदस्यता लेता है, संख्यात्मक रूप से डेटा एकत्र करता है और डेटा विश्लेषण की अनुभवजन्य विधि का उपयोग करता है। ये तीनों के तीनों सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो ये इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। मैम कैसे होगा? तो गुणात्मक अनुसंधान लक्षित आबादी या स्थानों का अध्ययन करने के लिए गैर संख्यात्मक डेटा एकत्र करता है और काम करता है और इन डेटा से अर्थ की व्याख्या करना चाहता है। दूसरी ओर परिणामात्मक जो अनुसंधान है वो चरों के बीच कारणात्मक और सहसंबंधित संबंधों को निर्धारित करने के लिए सकारात्मक धारणाओं के साथ संख्यात्मक डेटा के डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है। उस वजह से ए इज राइट आंसर। ओके ओके, क्लियर एवरीबॉडी? 5 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप लिख लेना, बाद में मैं आपको जब बोलूं तो आप बता देना, ठीक है?
यस, वेरी गुड, एडवांस में चल रहे हो, वेरी गुड। हाउ इज द जोश? क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं, आपको आते हैं, नहीं आते हैं? हाउ इज द जोश? हाई और वेरी वेरी हाई? यस, वेरी गुड। 6 नंबर का क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना क्योंकि काफी पास पास में है, तो गलती ना हो जाए, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छे से रीड आउट करो पहले क्वेश्चंस को। निम्न सूची में से गुणात्मक अनुसंधान विशेषताओं की पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुने। तो पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करो। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो क्वेश्चंस जब आप पढ़ो ना, तब क्वेश्चंस में आप थोड़ा थोड़ा पार्ट बना लो। ये है, सूची दी गई है, ठीक है। सूची में क्या करना है? तो गुणात्मक अनुसंधान विशेषताओं की पहचान करनी है। अगर इंग्लिश में देखते हो तो आइडेंटिफाई करना है, किसे आइडेंटिफाई करना है? क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक को। फिर उसके बाद जब कैरेक्टरिस्टिक का जो भी टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो आती हैं, नहीं आती हैं, वो जो भी है कैरेक्टरिस्टिक वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब ही इसका आंसर आपको आएगा। तो उसके बाद क्या होगा? उद्देश्य कथन और शोध प्रश्न बनाना। फिर उद्देश्य और शोध प्रश्नों को व्यापक रूप से बताते हुए, उसके बाद है कम संख्या में व्यक्तियों से शब्दों के आधार पर डेटा एकत्र करना, और उसके बाद है संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण एकत्र करना। उसके भी बाद है पाठ विश्लेषण का उपयोग करना और निष्कर्षों के बड़े अर्थों की व्याख्या करना। What is the right answer? अब तो मैंने आपको सब सही से समझा भी दिया, आप अब मुझे बताओ कि क्या होगा सही आंसर। टाइम खत्म होने वाला है और टाइम आपका हो गया खत्म। ए इज राइट आंसर। ए में क्या होगा बच्चों? अगर आपको आपने एक ही पकड़ लिया होगा ना, ये आपने अगर पकड़ लिया होता कि ये जो है उद्देश्य कथन और शोध प्रश्न बनाना वो गलत है, तो वो आपने फाइंड कर लिया होता ना, तो उससे भी आपको तीन सिमिलर ऑप्शंस निकल जाती। वन इसमें है, वन इसमें है, वन इसमें है, ये तीनों के तीनों गलत हो जाते, ऑलरेडी गलत हो जाते। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो सही है, तीसरा सही है और 5 वाला सही है। ये गलत है, बट 4th वाला को आपको नहीं देखना है, आपको पहले देखना है 1 वाले को। 1 वाला अगर गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। यही आप एलिमिनेशन से भी चल सकते हो, ठीक है। तो उस वजह से ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। कैसे होगा मैम? तो गुणात्मक शोध जो है वो खुले अंत और संवादी संचार के माध्यम से डेटा प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह उद्देश्य और शोध प्रश्नों को व्यापक रूप से बताता है। व्यक्तियों की एक छोटी संख्या से शब्दों के आधार पर डेटा एकत्र करता है और पाठ विश्लेषण करता है और निष्कर्षों के बड़े अर्थों की व्याख्या करता है। उस वजह से ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा।
यस, वेरी गुड। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, केस स्टडी की बात की हुई है यहाँ पे, केस स्टडी 2019 में ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। जितना हमसे कवर हो पाता है हम लोग जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनवरी में ना थोड़ी सी गैपिंग हो जाएगी क्लासेस में, तो उस वजह से हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जितना चल सके उतना हमें चलना है ना। Yes. What is the right answer? Answer is B part. In-depth explanations of the subject and its related conditions. तो किसी भी विषय और उससे संबंधित गहन परीक्षा स्थितियों में, ठीक है। केस स्टडी कब किया जाता है? जब भी डीप एक्सप्लेनेशंस होता है, जब भी किसी भी सब्जेक्ट पर आप उसके रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उस पर आप डीप में एक्सप्लेनेशंस करते हो ना, एग्जामिनेशंस जब करते हो आप, तब वो होता है आपका केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी का टॉपिक भी मैम ने आपको अच्छे से कवर करवा लिया है। तो यहाँ पे तो आप एक बात मान सकते हो कि यहाँ पे तो आपका रिवीजन ही होता है, क्योंकि आपने थियोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है और अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको दो तरीके के फायदे हैं, है ना। अगर जिसने ज्वाइन किया होगा वो क्लासेस तब ही, वरना तो यहाँ पे तो सबको ऊपर से जाएगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। बी इज राइट आंसर। एक केस स्टडी एक शोध रणनीति है जिसमें गहन समग्र जांच, अनुभवजन्य पूछताछ या व्यक्तियों, समूहों, घटनाओं, निर्णयों, अवधियों, नीतियां, संस्थानों या वास्तविक जीवन के संदर्भ में अन्य प्रणालियों का जो वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक विश्लेषण शामिल है। उस वजह से बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। ओके गाइज, बी वाले +2 कर दो भाई, एंटीडोट लगा दो कि हाँ भाई हमें +2 मिल गए, तो थोड़ी एनर्जी और भी लगेगी हमारी। एम आई राइट? यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 8 नंबर का क्वेश्चंस देखो। 8 नंबर का क्वेश्चंस क्या है, पहले तो समझना। कोई भी क्वेश्चंस आए आपके सामने, कोई भी सिचुएशंस, ये तो क्वेश्चंस है, मानो ये क्वेश्चंस है। अगर लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आए ना, पहले तो उसको समझ लो, उसकी स्टडी करो यार, डीप यानी केस स्टडी करो कि ये प्रॉब्लम्स हुई थी, बट क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीज़न क्या था, उसमें क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्लूडेड है, वो सब हमने पहले समझना है, ठीक है। फिर भी उसका जो भी हम जो उसका बैक जो बोलते हैं वो हमें तब करना है। पहले हम उसको समझेंगे नहीं, कोई सामने वाला बंदा कुछ भी हमसे कह रहा है वो हमें सुनेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उसको क्या उसको रिप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो पहले उसको समझो, ऐसे ही क्वेश्चंस को पहले समझो फिर आंसर दो। प्रतिभागी अवलोकन का एक हिस्सा है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस इज अ पार्ट ऑफ। प्रतिभागी अवलोकन जो है वो किसका हिस्सा है? यहाँ पे सरासर ये पूछा है कि ये जो टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, किसमें इंक्लूडेड है, यही आपको सीधा समझना है। तो किससे है भाई? दार्शनिक अनुसंधान से है यानी फिलोसॉफिकल रिसर्च से है, या फिर भाषा का मानसिक सिद्धांत यानी मेंटलिस्ट थियोरी ऑफ लैंग्वेज, या फिर गणितीय अनुसंधान यानी मैथमेटिकल रिसर्च, या फिर नृवंश विज्ञान अनुसंधान यानी एंथोनोग्राफिकल रिसर्च। किसके रिलेटेड होगा भाई?
आप बता सकते हो किसके रिलेटेड होगा? यस, काफी लोग सही जा रहे हैं, काफी लोग गलतियां भी कर रहे हैं। गलतियां वाले कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती कर लो बट एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है? यस, आंसर इज डी पार्ट, नृवंश विज्ञान अनुसंधान। क्या? एंथोनोग्राफिक रिसर्च इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके ऑल ऑफ यू? ओके ना? यस। यस, कैसे होगा मैम? कैसे होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? काफी सारे क्वेश्चंस तो होते हैं बट कोई ना, हम लोग उसका आंसर भी देने के लिए रेडी हैं। मानसिकतावादी सिद्धांत के अनुसार भाषा आंतरिक नियम शासित और अमूर्त है और मनुष्य में भाषा इनपुट को संसाधित करने के लिए एक सहज क्षमता है। जैसे कि बच्चे की मूल भाषा सीखने में देखा गया है। जब बच्चा है वो जब नया यानी उसको कुछ नया कुछ सीखना है ना, वो क्या करेगा? पहले आपके सामने देखेगा। क्या करेगा? वो देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप अ को कैसे बोलते हो, तो आप मुंह खोल के ऐसे बोलते हो ना, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, फिर वो अपने आप को ऐसा करेगा तो नहीं निकलेगा बट ऐसे ऑब्जर्व करके वो भी अपना मुंह खोलेगा, उसके बाद वो अंदर से आवाज करेगा, तो फिर वो सीखेगा। ऐसे ही कुछ भी सीखना है तो वो अपनी जो मूल भाषा जो है वो वैसे सीखते हैं, ठीक है? जो बिगड़ती है शारीरिक परिपक्वता के साथ। काफी ऐसी भी आदतें होती है जो बिगाड़ती है बच्चों को और शारीरिक परिपक्वता के साथ, यानी आप सभी को ही पता है कि टीनेजर के जो भी बच्चे हैं वो ज्यादातर गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी एज है, वो उनकी एज पर ना थोड़ा सा वो एज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो उस वजह से दूसरी भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में मानसिक सिद्धांत वर्तमान कक्षा प्रक्रियाओं और सामग्री के पुनः मूल्यांकन को उनके प्रदर्शन के विरोध में छात्र की क्षमता पर अधिक जोर देने के साथ निर्धारित करता है। तो वो होगी मानसिकवादी सिद्धांत। उसके बाद दार्शनिक अनुसंधान में क्या होगा, वो तो हमने मानसिक का देख लिया। उसके बाद दार्शनिक की थियरी क्या है भाई? दार्शनिक का थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो दार्शनिक जो अनुसंधान है वो सभी दृष्टिकोणों से एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करता है। कोई भी दार्शनिक प्रश्न पर विचार करना है तो वो दार्शनिक अनुसंधान में आता है। वैचारिक अर्थ की जांच करना, उसमें क्या क्या आएगा? तो वैचारिक अर्थ की जांच करना, ठीक है? फिर उसके बाद है आगे के प्रश्न उठाता है, उत्तर प्रस्तावित करता है और उन उत्तरों के निहितार्थ का सुझाव देता है, मूल्यों को प्रकट करता है, नैतिकता की पहचान करता है और ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करता है। ये होगा दार्शनिक अनुसंधान। उसके बाद क्या होगा? गाणितिक अनुसंधान। गाणितिक अनुसंधान में क्या होगा? तो वो तर्क और विशिष्ट प्रकार की जो भाषाएं हैं ना, तर्क और विशिष्ट प्रकार की जो भी भाषाएं हैं उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसमें प्रतीकों, अनुशासित संकेत, यानी कोई भी सिंबल हो गया है ना, जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा वो सब हम लोग पढ़ते थे, है ना? तो वो कोई भी सिंबल हो गया, हम ऐसा कुछ भी पढ़ते थे ना, वो साइंटिफिक जो भी है सिंबॉलिक, जो गाणितिक अनुसंधान में आते हैं। गाणितिक शोध पत्र लिखते समय लेखकों को सख्त तार्किक निर्माण लागू करना चाहिए। उसको तार्किक रूप से उनका जो भी लिखने का जो भी टाइम है उसमें उनको क्या करना चाहिए? तार्किक निर्माण लागू करना चाहिए, ठीक है? उस वजह से वो गाणितिक अनुसंधान में होगा, ये दार्शनिक होगा, ये मानसिकृत होगा। और नृवंश में क्या होगा भाई? नृवंश विज्ञान जो हमारा आंसर था वो क्या होगा?
उसमें एक गुणात्मक पद्धति है। पहले तो आपको यही पूछा है कि प्रतिभागी अवलोकन का हिस्सा है, तो वो नृवंश विज्ञान है, तो वो पहले आपको यही बताएगा कि वो गुणात्मक पद्धति है, यानी क्वांटिटिव यानी क्वालिटिव जो पद्धति, क्वालिटिव जो मेथड है वो है, जहां शोधकर्ता अपने वास्तविक जीवन के वातावरण में एक अध्ययन के प्रतिभागियों के साथ अवलोकनों और या बातचीत करते हैं। नृवंश विज्ञान को नृविज्ञान द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, लेकिन सामाजिक विज्ञान के एक विस्तृत श्रृंखला में इसका उपयोग किया जाता है। सहभागी अवलोकन कई वर्षों से मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययन दोनों की पहचान रहा है। ठीक है, तो उस वजह से डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। और 9th नंबर का क्वेश्चन आराम से रीड आउट करो भाई। यस, किस अनुसंधान पद्धति के माध्यम से एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की नियंत्रित परिस्थितियों के तहत एक परिकल्पना के संदर्भ में जांच की जाती है? क्या होगा इसका सही आंसर भाई? यस, डी इज राइट आंसर। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है यानी प्रायोगिक अनुसंधान दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यहाँ पे क्या पूछा है पहले क्वेश्चंस को समझो। किस अनुसंधान पद्धति के माध्यम से, यानी इनमें से कौन सी पद्धति जो है उसमें एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर का इसके प्रभाव की नियंत्रित परिस्थितियों के तहत एक परिकल्पना के संदर्भ में की जाती है। ये सभी क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशंस है, क्योंकि आप मुझे बार बार पूछते थे, आप यही क्वेश्चंस को मुझे बार बार पूछते थे कि मैम एक्सपेरिमेंटल जो है ना, एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें क्या होता है, जो चर होते हैं, जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है ना, मैनिपुलेट्स वेरिएबल। ठीक है, ये आपको पता है और ये सही भी बात है। बट कौन सी परिस्थिति में, यहां पे आप पूरा देख सकते हो, परिस्थितियों के तहत है, यानी परिस्थिति जैसी है वैसे वो चेंज भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ो तभी समझ आएगा कि एक माध्यम, जो परिस्थिति है वो माध्यम से, पद्धति के माध्यम से स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर जो है, इंडिपेंडेंट और अनइंडिपेंडेंट जो है, दोनों को अलग अलग नियंत्रित परिस्थितियों के तहत वो एक परिकल्पना के संदर्भ में जांच करती है। तो वो होगा बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होगा। बट एक्सपेरिमेंटल में काफी बार क्या होता है, तो जो वेरिएबल्स है वो काफी बार इंडिपेंडेंट्स होते हैं ना, तब वो चेंज होते हैं, मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। जब वो नहीं होते हैं, जब डिपेंडेंट वेरिएबल बनते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो काफी बार एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं। तो उस वजह से आपको सबका सॉल्यूशंस मिल गया 100%। यस इन द कमेंट बॉक्स।
अब मुझे बताओ कि यस इन द कमेंट बॉक्स। यस, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लाई हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको आराम से समझा भी दिया है, तो उसको और भी देखने की नीड तो नहीं है। बट अगर आपको देखना है थोड़ा बहुत और भी क्लियर होना है, आपके डाउट और भी करना है, देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि अधिक स्वतंत्र चरों में क्या होता है, हेर फेर करता है, और अन्य आश्रित चरों में किसी भी परिवर्तन पर प्रभाव को मापता और जांचता है। ठीक है, तो उसका जो परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो वो परिस्थिति पर डिपेंडेड होता है। जब वो परिस्थिति पर डिपेंडेड होता है तो वो डिपेंडेड होता है भाई, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही आप हेर फेर कर सकते हो। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो डी जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, और बाकी के सारे ये दुनिया सारी यहाँ पे चलेगी 10th नंबर के क्वेश्चंस पर। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, तनावपूर्ण जीवन के कारण दिल का दौरा क्यों पड़ता है का अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि तनावपूर्ण जीवन के कारण दिल का दौरा, ठीक है, पड़ता है, ये ओके है। उसके बाद किसके अध्ययन के रूप में, यहाँ पे ये गलती से आ गया है, ये यहाँ आना चाहिए था। किसके अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वो किस में आएगा भाई, वर्णनात्मक में होगा, व्याख्यात्मक में होगा, सहसंबंध में होगा, और व्यवहारात्मक में होगा। कैसे होगा, यस, इसका आंसर होगा बी पार्ट, व्याख्यात्मक शोध। जिन्होंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया है उसमें होगा कि जब व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सप्लोरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरिमेंटरी रिसर्च। तो जिन्होंने व्याख्यात्मक शोध दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। वो स्टडी जो है वो होगी व्याख्यात्मक शोध, यानी एक्सप्लोरिमेंटरी जो है रिसर्च वो होगा सही आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। व्याख्यात्मक शोध का उद्देश्य एक निश्चित विषय पर एक शोधकर्ता की समझ को बढ़ाना है। यह सांख्यिकीय डेटा की कमी के लिए निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करता है, लेकिन शोधकर्ता को अध्ययन के तहत विषय का कैसे और क्यों निर्धारित करता है या मौजूदा सिद्धांत का निर्माण, विस्तार, परीक्षण करता है। ठीक है, उस वजह से बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है, व्याख्यात्मक दिया हुआ है, एक्सप्लोरिमेंटरी दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 कर सकता है। बाकी के सारे, चलो भाई डैशबोर्ड की तरफ चलो कि कितने स्कोर हुए, स्कोर कार्ड साइन करो भाई, थोड़ा बढ़िया पार्टी शार्टी हो जाए आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। कोई मुझे डायरी में की पार्टी तो नहीं देगा, बट यहाँ पे तो देख ले कि कितने स्कोर होते हैं भाई। यस, वेरी गुड। 20 आउट ऑफ 20 में से कितने आपको मिले, तो वेरी गुड। काफ़ी स्टूडेंट अच्छे गए हैं, काफ़ी लोग बुरे गए हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छे नहीं गए हैं वो भी अपने आप को, जो भी अच्छा है वो अच्छा करने का ट्राई करो, अपने प्रैक्टिस जो है वो बढ़ाओ, इंक्रीज करो, कॉन्सेप्ट समझो, थियरी बेस्ड चलो, जो भी है नोट्स बनाओ, जो भी है वो अपने आप को करो प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम कैसे ही आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में पता चलेगा कि यार हमारे ये तो छूट गया, हम तो ये नहीं कर पाए। तो ये सब तब नहीं सुनना है, तो उससे बेटर है कि आप अभी से, आपका टाइम मिला है तो आप उसका यूज अच्छे से करो, बेनिफिट लो भाई, वेस्ट मत करो। एंड हाउ इज द क्लास, कहाँ पे बताओगे मुझे, सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्लास जो है वो कहाँ पे मुझे बताओगी कि कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी। टाई फिश बन गई, ऐसे ही बनती है ना कुछ फिश। यस, टाई फिश बन गई या अच्छी रही, कैसी रही आपकी क्लास जो थी वो कैसी रही,
आप मुझे बता सकते हो आराम से। यस, ओके, यस, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में बताओगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। और जो भी पेड वाले स्टूडेंट हैं उन, यस, कमेंट बॉक्स में जो भी पेड वाले स्टूडेंट हैं वो तो वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं लिया है और लेना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन करो। हाउ टू ज्वाइन पेड क्लास, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है भाई, ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो तो आपको पता चल जाएगा। और ये हमारा फिल फॉर्म का वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर भी आप मैसेज कर दो तो वेबसाइट पर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या मिल रहा है पेड वालों के लिए। स्पेशल जो ट्रीट है वो किस अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, फिर यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, MCQ PYQ का क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, और मोस्ट ऑफ ऑल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये 24/7 हमारा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो पेड वाला बहुत ही बेनिफिट है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वेरी गुड। एंड देखो कि क्लास को डेली कैसे ज्वाइन करें, तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशंस आए ना आए बट हमारा क्लास होगा। 9 बजे हमारा टाइम है मॉर्निंग में, मॉर्निंग टी, मॉर्निंग बूस्ट। मॉर्निंग में जो भी टी पीते हो तो चाय वाय, कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी, मिल्क पीते हो तो मिल्क, और भी कुछ भी बॉर्नवीटा पीते हो तो बॉर्नवीटा, जो भी है वो आपका होगा 9 बजे। ठीक है, ठीक है, 9 बजे आपको क्लास हमारा मिलेगा, जिसमें बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, नया बैच प्रारंभ हमने 17 अक्टूबर से कर लिया था, तो आप लोग देख सकते हो आज 51 वाला क्लास है, जो बहुत ही अच्छा है। और मोस्टली जो हमारी MCQ की सीरीज़ है वो ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास में जो भी फॉर्मेट है वो MCQ बेस ही होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज्वाइन करना होगा। 11 बजे आपकी थियोरी की क्लास होती है, मैथ DI की 12 बजे होती है, और 2 PM को ICT की अभी थोड़ी दिन होल्ड पर है, क्योंकि ये जो सर है ना ये वो क्लास करा रहे हैं, क्योंकि ये मैम है ना वो गई है छुट्टियाँ पे। ठीक है, उस वजह से आपको ये ज्वाइन करना है। ओके ओके ऑल ऑफ यू, यस। और जिसने भी खुद को खर्च किया ना दुनिया ने उसी को ही गूगल पर सर्च किया है भाई, ये बात आप पक्का वाला याद रख लेना। और कल संडे है, कल क्या है, संडे है, तो हम लोग मीटअप रखते हैं, है ना, सबको पता है हम लोग मीटअप रखते हैं। टाइम क्या रहता है, 9 से 10 बजे मॉर्निंग में ही रहता है, जो रेगुलर टाइम है वही रहता है, बट प्लेस चेंज हो जाएगा। प्लेस कहाँ पे होगा, तो जो मेरी पर्सनल चैनल है ना डॉक्टर नीदू चौधरी, वो चैनल पर हमारा मीटअप होगा, और बिल्कुल उसमें बातें ही होगी, कोई और पढ़ने की जो भी बातें हैं, कोई भी डाउट्स हैं वो ही हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। वहाँ पे मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगी नहीं, बट आपको जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कैसे करना है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए भाई सब लोग मेरी टेलीग्राम ID बता दो, @NIDHU 2022, ये मेरी टेलीग्राम की ID है, तो ये आप पुट कर दोगे तो उसमें मैं आपको लिंक कल भेज दूंगी। ठीक है, ओके एवरीबॉडी। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो आप ये कर देना डॉक्टर स्मॉल में ही लिखना, NIDHUCHAUDHARY, नीदू चौधरी। इतना लिखोगे फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर पीछे लिख देना संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लिख देना, तो मेरी YouTube पर आपको मिल जाएगी, YouTube पर मिल जाएगी। ठीक है, ओके ओके ऑल ऑफ यू, बातें आराम से कल करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय।